नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर ठोस अवस्था के पार्ट 3 को। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा निविड़ संकुलित संरचनाएं। और निविड़ संकुलित संरचनाओं में हम लोग पढ़ेंगे एक विमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिक्तियां, और रिक्तियों में भी हम लोग देखेंगे चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिक्तियों की सहायता से यौगिकों के सूत्र का निर्धारण करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट जो है निविड़ संकुलित संरचनाएं। अब निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, तो आप जानते होंगे कि जो कोई ठोस पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बनता है। अब ये कण हो सकते हैं अणु, परमाणु या आयन। अब ये जो अणु, परमाणु या आयन वाले जो कण होते हैं ये किसी ठोस के अंदर एक नियमित क्रम से एक के बगल में एक जुड़कर पूरे के पूरे ठोस में फैले रहते हैं। अब जिस क्रम में ये बढ़कर पूरे के पूरे ठोस में फैले रहती हैं वही वाली संरचनाएं कहलाती हैं निविड़ संकुलित संरचनाएं। निविड़ संकुलित संरचनाओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि यहां ऐसी बात हो रही है कि जिस संरचना के रूप में कण आपस में बंधे होंगे वही संरचनाएं कहलाएंगी निविड़ संकुलित संरचनाएं। अब देखिए, कोई भी जो ठोस होगा वो हमेशा त्रिविमा में होगा, यानी उसमें संकुलन जो होगा, पैकिंग होगी त्रिविमा में होगी। जब भी ठोस होगा त्रिविमा का मतलब उसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट हम अगर संकुलन उसका जो है जो पैकिंग है अगर डायरेक्ट त्रिविमा में पढ़ना चाहें तो हो सकता है कि हम लोग अच्छे न समझ में आए या थोड़ी सी कठिनाई हो। इसलिए हम लोग पहले जो पैकिंग करेंगे एक विमा में करेंगे, यानी संकुलन पहले एक विमा में करेंगे, फिर द्विविमा में करेंगे और फिर इसी द्विविमा को बदलेंगे त्रिविमा में। तब ये बहुत बेटर समझ में आ जाएगा कि किसी ठोस के अंदर कण किस प्रकार से बंध सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। और ये एक और चीज है कि यहाँ जो है कि जो ठोस के कण होते हैं वे ठोस के कण जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कणों को एक गोला मानेंगे और गोला मान के ही संकुलन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। एक विमा का मतलब जिसमें एक ही अक्ष के रूप में कोई चीज रेखा गई हो, जैसे कि अगर लंबाई केवल है तो उसमें केवल लंबाई ही हो, तो केवल लंबाई ले ले या केवल चौड़ाई ले ले या ऊंचाई ले ले, मतलब एक तरह से कहने का मतलब केवल लंबाई रहे तो उसे एक विमा में कहेंगे। तो यहाँ पर एक विमा में निविड़ संकुलन करने का केवल एक तरीका है। क्या तरीका है कि एक कण ले ले और उसके बगल में दूसरा कण ऐसे रखते जाए। जब ऐसे हम लोग रखते जाएंगे तो ये संकुलन कहलाएगा एक विमा में संकुलन। और केवल ये एक ही तरीका है एक विमा में संकुलन करने का कि एक के बगल में एक कण रख के चले जाए। नीचे हम नहीं रख सकते क्योंकि हमको एक विमा में बढ़ाना है, तो एक विमा मतलब लंबाई के अक्ष में हमको जाना है, मतलब बस लंबाई हो, उसमें चौड़ाई ना हो। अब जानते हैं अणुओं की चौड़ाई बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर चौड़ाई नगण्य है, तो हम लोग बस मान रहे हैं कि इसमें लंबाई है, तो इसे कहेंगे एक विमा में संकुलन। यही एकमात्र तरीका है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज देख लीजिए, एक और पॉइंट है उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, ये भी एक पॉइंट आता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पर कोई भी आपका जो है कि निविड़ संकुलन होता है तो इसमें जो एक कण होता है, एक कण से डायरेक्ट संपर्क में आए हैं कणों की संख्या ही कहलाती है उस कण की उप सहसंयोजन संख्या। एक कण के सीधे संपर्क में जितने कण होते हैं उसको हम लोग कहते हैं उस कण की उप सहसंयोजन संख्या। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम लोग एक विमा में देखिए तो एक कण के डायरेक्ट संपर्क में दो कण है। यहाँ भी किसी भी कण को देखेंगे तो एक कण के डायरेक्ट संपर्क में दो कण है, तो एक विमा की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। यहाँ दो कण ही एक कण के संपर्क में होते हैं तो इनकी उप सहसंयोजन संख्या होती है 2। बात करते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। अब द्विविमा में चलेंगे, एक विमा के साथ से बढ़ाकर द्विविमा में चलेंगे। अब द्विविमा में यानी कि लंबाई के साथ साथ अब चौड़ाई भी होने वाली है, तो हम लोग इसी संरचना को बढ़ाएंगे। तो अब देखिए द्विविमा में संकुलन करने का 2 तरीका है। क्या क्या तरीका है? पहला ये है कि हम ये कण ले लें,
कणों को ले लें और ठीक इसी पैटर्न का फॉलो करते हुए हम लोग इसके ऊपर जो है इसी तरह से कणों को रखते जाएं, यानी कण के ऊपर कण को रखते जाएं। ऐसे ही कण के ऊपर कण को रखते जाएं। ये पहला तरीका है कि कण के ऊपर कण को हम लोग रखते जाएं। लेकिन एक और भी तरीका है द्विविमा में संकुलन का, वो क्या है कि जब हम यहां पर कणों को ले लें और अगला जो कण इस पर रखने आए वो इस कण के ऊपर न रख के बल्कि इनके बीच का जो ये गड्ढा है, ये जो यहां पर ये आपका गड्ढा बना है, इन गड्ढों में रखते जाएं। ये देखिए अगला वाला हमने यहां कण के ऊपर रख के गड्ढों में, फिर अगला वाला फिर इन गड्ढों में रखें इस तरह से, और फिर अगला वाला जो है हम लोग फिर से अगले गड्ढों में रखें। तो ये दो प्रकार से द्विविमा में आप संकुलन कर सकते हैं। द्विविमा यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में, इसको ही हम लोग बढ़ा रहे हैं द्विविमा में। अब देखिए इन दो के अलावा तीसरा कोई भी तरीका नहीं है, दो ही तरीका है, या तो आप कण के ऊपर कण रख के बढ़ाते जाएं, या तो आप कण जो है उनके गड्ढों में अगला वाला परत का कण रखें, तो आपका संकुलन हो जाएगा। तो द्विविमा में ये दो प्रकार के संकुलन होते हैं। अगर कहीं इस प्रकार से संकुलन करते हैं तो यहाँ अगर हम उप सहसंयोजन संख्या देखेंगे तो किसी भी कण की उप संख्या होगी 4। देखिए 1 2 3 4, क्योंकि देखिए इसके सीधे संपर्क में ये एक कण है, ये है, ये है, ये है, 4 कण इससे सीधे संपर्क में है, तो उप सहसंयोजन संख्या होगी 4। अगर इन चारों कणों के हम लोग केंद्रों को मिलाएं तो हमको एक वर्ग दिखाई देगा, एक वर्ग बनता है यहाँ पर। इसी वर्ग बनने के कारण ही इसे हम लोग कहते हैं वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन, इससे हम लोग कहते हैं वर्ग निविड संकुलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कण की उप संख्या वाले कणों को मिलाते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो ये हो गया वर्ग निविड संकुलन। और दूसरा, अगर यहां पर हम किसी कण को लेकर उसकी उप संख्या देखें, देखिए इसकी उप संख्या 4 है, इसकी उप संख्या देखें, देखिए इसके संपर्क में 1 कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण, 5 कण और 6 कण है, यानी इसकी उप संख्या कितनी है? 6 है। तो जब यहाँ पर 6 कण उप संख्या में हो तो अगर इन 6 कणों के केंद्र को हम आपस में मिलाएं तो आपको मिलेगा एक षटकोण। इस षटकोण बनने के कारण ही, किसी भी कण का लेके अगर हम मिलाएंगे तो षटकोण ही बनने वाला है, इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। यानी कहने का मतलब है कि द्विविमा में हम लोग दो प्रकार से निविड संकुलन कर सकते हैं, या तो वो संकुलन होगा वर्ग निविड संकुलन, या तो क्या होगा षटकोणीय निविड संकुलन। तो आपने एक विमा से द्विविमा में किया, अब द्विविमा से हम लोग चलेंगे त्रिविमा में, और आपका जो मेन संकुलन होता है वो इसी त्रिविमा में होता है, यानी इसी रूप में कोई भी ठोस होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिविमा में कि त्रिविमा में किस प्रकार से संकुलन होता है। अब देखिए द्विविमा की संरचना है, अब यही त्रिविमा में बढ़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निविड संकुलन को लेंगे। पहला जो ये आपका है वर्ग निविड संकुलन, इस वर्ग निविड संकुलन को लेंगे और इससे हम लोग त्रिविमा में बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए यहां पर हमने इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया कि यहां कण के ऊपर कौन होगा, कण, कण के ऊपर कण होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने पहले ये पैटर्न फॉलो कर लिया है कि कण के ऊपर ये कण होने वाला है, ये द्विविमा में हमने देख लिया है कण के ऊपर कण होगा, तो जाहिर सी बात है जब त्रिविमा में बढ़ाएंगे यानी इसमें ऊंचाई बढ़ाएंगे तो भी वही होगा कि कण के ऊपर क्या होगा, कण। यानी अगर इस पर ऊंचाई बढ़ा के अगला परत इस पर रखना चाहेंगे तो वो भी होगा इसी कण के ऊपर आप कण रखेंगे, ऐसे ऐसे कण के ऊपर कण रखते जाएंगे और ऐसे ऐसे रख के बढ़ाते जाएंगे और बढ़ा के एक आपको वहां पर त्रिविमा में संकुलन मिलने वाला है। अब इसको यहाँ चित्र पर हम बढ़ा के बना नहीं सकते हैं, यहाँ ऊंचाई के अक्ष में, इसको आप बुक में देख लीजिएगा तो आपको यहाँ सिंपल मिल जाएगा। और इस प्रकार त्रिविमा में जो संकुलन बनता है वो आपका जो संकुलन होता है वो होता है सरल घनीय एकक कोष्टिका युक्त बनता है, युक्त
सरल घनीय जालक बनता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर इस वर्ग से आप बनाते जाएंगे, पैटर्न फॉलो होगा, तो एक सरल घनी एकक कोशिका युक्त एक आपका साधारण या सरल घनी जालक बनने वाला है। अब साधारण सरल घनी जालक क्या होता है? ऐसा आपका जालक बनेगा जिसमें जो आपका एकक कोशिका होगी उसमें कण जो होंगे केवल कोनों पर होंगे और कोई कण होने वाला नहीं है, तो वो आपका कहलाएगा सरल घनी एकक कोशिका। एकक कोशिकाएं क्या होती है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले उसको देख लीजिए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो वहां पर वही सरल घनी एकक कोशिका युक्त जो है कि आपका एक घनी जालक बनेगा, मतलब एक ऐसा घनी जालक बनेगा जिसकी एकक कोशिकाएं आपका सरल घनी एकक कोशिका होंगी, जिनमें एक घन बनेगा और केवल कोनों पर कण रहेगा। इसके पहले वाला पार्ट देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये आपका बनने वाला है वर्ग से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यहां पर कि षटकोणी से क्या क्या बनने वाला है। षटकोणी निविड, यहां पर जो षटकोणी निविड संकुलन है, इससे क्या क्या बनने वाला है। इससे हम वर्ग से हमने देख लिया कि वर्ग से ये बनता है, षटकोणी से देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है। अब देखिए षटकोणी को एक बार हम यहां पर बड़ा चित्र बना दे रहे हैं जिससे आपको ये बेटर समझ में आए। ये देखिए, ये देखिए पैटर्न था कि यहां हम लोग गड्ढों में कणों को रखेंगे। देखिए ये हमने बना दिया, षटकोणी है, इसमें देख रहे हैं कि गड्ढों में कण आ रहे हैं। अब देखिए जब हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे तो फिर वही पैटर्न होने वाला है कि अगला जो पैटर्न आएगा नियमानुसार, जो अगला इसके ऊपर अभी ये लंबाई चौड़ाई हो चुका है, अब जब इस पर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो फिर से हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं कि फिर से अब जो कण इस पर ऊंचाई के अक्ष पर रखेंगे वो कहीं और न रखे, इन गड्ढों पर ही रख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न यही बोलता है कि गड्ढों के ऊपर ही हमको कणों को रखना है। तो इधर भी हम गड्ढों के ऊपर ही कणों को रखेंगे। अब गड्ढों के ऊपर देखिए कण को रखेंगे तो मान लीजिए ये गड्ढा है तो इसके ऊपर हम लोग कणों को रखेंगे। ये देखिए हमने कण को इसके ऊपर रखा, फिर अगला गड्ढा इसके बगल में है तो इसके ऊपर हम लोग कण को रखेंगे। फिर अगला गड्ढा देखिए ये है तो इसके ऊपर हम लोग कण को रखेंगे। फिर अगला गड्ढा ये है तो इसके ऊपर ही कण को रखेंगे। ऐसे ही रखते जाएंगे, आप बना लीजिएगा खुद से। देखिए ये खुद से एक बार प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेटर समझ आएगा। पूरा एक बार अपने से बना लीजिए, एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए अगला इसमें पैटर्न देखते हैं तो ये गड्ढा है तो इसके ऊपर जो है कण को रखेंगे। फिर अगले गड्ढे के ऊपर कण को रखेंगे। फिर यहां भी हम लोग रखेंगे। चलिए इतना बहुत है रखने के लिए। अब ये हमने रख दिया एक परत, मान लीजिए कि ये परत था ए और इसके ऊपर हमने दूसरा परत रख दिया बी। देख रहे हैं एक परत है और इसके ऊपर दूसरा परत भी है। अब देखिए अब बात आती है कि तीसरा परत हम लोग इस पर क्या रखने वाले हैं। तीसरे परत की बात आती है कि हम लोग क्या रखने वाले हैं। तो अब तीसरा परत रखने जाएंगे तो फिर से बात होगी कहाँ रखना है, गड्ढों के ऊपर ही रखना है। गड्ढों के ऊपर ही हमको रखना है। लेकिन अब यहीं पर आप जो है जब जाएंगे देखने तो अब यहां पर आपको दो प्रकार के गड्ढे मिलने वाले हैं। दो प्रकार देखिए, एक तो ये वाला गड्ढा मिलने वाला है ये, और एक ये वाला गड्ढा मिलने वाला है। देखिए इनमें क्या अंतर है, ये गड्ढा अभी नया नया बना है लेकिन ये गड्ढा देखिए एकदम नीचे से होकर आ रहा है। देखिए अभी यहाँ इसके नीचे कोई कड़ ही नहीं है, अभी ये गड्ढा नीचे से आ रहा है। तो ये जो गड्ढा होता है जो अभी नया नया बना है, जिसमें एक नीचे कड़ है और तीन अगल बगल है, यानी चार कड़ों से मिलकर बना है, इस गड्ढे को जो है कि हम लोग कहते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इस गड्ढे को कहते हैं हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। और एक ये वाला गड्ढा है जो अभी एकदम नीचे से बन के आ रहा है, इस गड्ढे को हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति।
अब देखिए, अब तो परेशानी ये है कि कण कहाँ रखा जाए। तो कण हम लोग दोनों जगह रख सकते हैं, इस पर भी कण रख सकते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ चतुष्फलकी, ये है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी जिसके नीचे कण है वो चतुष्फलकी है, और जिसके नीचे कोई कण नहीं है वो है अष्टफलकी। तो कण यहाँ भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। और जब इन पर रखेंगे दोनों पर, तो अलग अलग प्रकार के दो प्रकार के त्रिविमा में संकुलित संरचनाएं मिलने वाली है। अगर हम अगला कण इस कण के ऊपर रख दें, यानी इस गोले के ऊपर, इस गड्ढे के ऊपर रखे, यानी यहाँ पर कण, तो आप देखेंगे कि जैसे कण रखेंगे वो नीचे वाले पैटर्न को रिपीट करेगा। यानी ए वाला पैटर्न आया था, उसके ऊपर बी ये गड्ढा बना है, ये बी वाला पैटर्न आया जिससे गड्ढा बना, अब फिर से ए वाला, फिर से ऊपर कण रखेंगे तो ए वाले से मैच करेगा। यानी यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ए बनेगा, बी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, इस प्रकार जब हम इस चतुष्फलकी रिक्ति पर रखेंगे। और इस प्रकार जो संकुलन करके हम लोग संरचना बनाएंगे इस पैटर्न में, वो कहलाएगा षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। और देखिए, एक चीज और ध्यान से बता दे रहे हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे कि हम इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, कभी तो इंग्लिश बताते ही नहीं है, क्यों यहाँ पे लिख दिए। तो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना का इंग्लिश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इंग्लिश जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है HCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे आपको कहीं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना नहीं मिलेगी पूरा लिखकर, आपको HCP मिल जाएगा। तो आप सोचेंगे HCP क्या है, तो हम अभी समझा रहे हैं कि HCP इसी को कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना का इसी का शॉर्ट फॉर्म है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन है कि अब हम कण जो है ए रखे यहाँ परत, यहाँ हमने ए रखा, फिर बी रखा, लेकिन अब की बार ए पैटर्न आया, बी आया, इसके बाद जो अगला हम लोग कण रखेंगे वो यहाँ रखें। देखिए इस वाले पर हम लोग रखें, यहाँ इसके ऊपर। तो अब ये जो आप अभी कण रखे, ये अभी नीचे एक बार भी इस पैटर्न में कण नहीं रखे। अभी आप ये वाला पैटर्न फॉलो किए थे, फिर बी वाला, अब ये नया नया कण आया, इसके नीचे एक भी कण नहीं है, यानी कोई चीज रिपीटिंग नहीं हो रही, तो यानी एक सी पैटर्न आ गया। तो इस तरह पैटर्न चलेगा जब ए बी सी। तो इस प्रकार जो आपका संकुलित संरचना बनने वाला है वो बनेगा घनीय निविड़ संकुलित संरचना। घनी निविड़ संकुलित संरचना, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CCP का फुल फॉर्म होता है क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कहीं भी अगर आ जाए आगे, अगर इस तरह CCP, तो समझेंगे आप कि ये घनी निविड़ संकुलित संरचना है। और एक चीज याद रखना है कि इसका जो एकक कोष्ठिका होता है वो होता है FCC क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका को कहते हैं FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं FCC। तो इसकी एकक कोष्ठिका जो होगी वो होगी FCC। तो कहीं FCC या CCP दिया है तो समझिए वो एक ही चीज है, कोई उसमें खास अंतर नहीं है, क्योंकि FCC से ही CCP बनेगा। तो ये चीजें आपने देख लिया कि संकुलन इस प्रकार होता है, एक विमा, द्विविमा और त्रिविमा, यानी वास्तविक संरचना भी आपने देख लिया। अब देखिए, अगर आप इसको अपने से बनाते हैं खुद से, तो जब आप खुद से बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आने वाला है। अगर आप इसको खुद से नहीं बनाएंगे, केवल देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं समझ आएगा। इसको खुद से बना के देखिए, कहाँ रिक्ति बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है, कि कौन सा परत किसके ऊपर आ रही है। तो ये चीज देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं जो है रिक्तियां। तो हम लोग यहां रिक्तियां देख लेते हैं। रिक्तियां जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाइड्स।
अब देखिए हमने यहाँ पर अभी अभी किया ठोसों का निविड़ संकुलित जो है आपका निविड़ संकुलित संरचना बनाया, यानी ठोसों का निविड़ संकुलन किया, पैकिंग किया। तो आपने देखा कि जब कोई ठोस का पैकिंग किया जा रहा है तो वहां पर जब पैकिंग हो रहा है तो कणों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बच जा रहा है, यानी ठोस में पूरा का पूरा भाग जो है वो कणों द्वारा नहीं घेरा जा रहा है, बल्कि कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान बच जा रहा है। ये जो खाली स्थान बचता है उसी को हम लोग कहते हैं रिक्तियां। अब यहाँ पर हम लोग रिक्तियां पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इसी निविड़ जो है आपका निविड़ संकुलन में ही रिक्तियां पढ़ेंगे। तो जो रिक्तियां होती हैं वो रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हमको जो रिक्तियां पढ़नी है वो दो प्रकार की पढ़नी है। पहला पढ़ना है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा देखना है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ये दो प्रकार की रिक्तियां हम लोग को देखनी है। अब देखिए यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है, तो आपने यहाँ देखा कि जब यहाँ पर इसी चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर एक कण था और उसके अगल बगल जब हम लोग तीन कणों को रख दिए तो एक यहाँ पर रिक्ति बनी है। ये ऐसी रिक्ति जो चार कणों से मिलकर बनती है, यानी एक कण नीचे और उसके अगल बगल तीन है। तो सिंपल समझ लीजिए कि निविड़ संकुलित संरचना में चार कणों से मिलकर जो रिक्ति बनती है उसी रिक्ति को हम लोग कहते हैं चतुष्फलकी, क्योंकि ऐसी रिक्ति में जो फलक होते हैं वो चार फलक होते हैं, यानी चार पृष्ठ उस रिक्ति में होने वाले हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग चतुष्फलकी रिक्ति। और अष्टफलकी रिक्ति देख लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए एक कण, दो कण, तीन कण नीचे और उसके ऊपर ये देखिए एक कण ये वाला, एक कण ये, एक कण ये। यहां पर देखिए इधर बना दे रहे हैं, एक कण ये, एक कण ये है और यहाँ पर हम लोग ऐसे ले रहे हैं। फिर अगला हम लोग बना रहे हैं, अगला परत इस तरह रख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ देखिए ये जो रिक्ति बनी है जो यहाँ पर, इस रिक्ति को कहते हैं अष्टफलकी। और ये कितने कणों से बनती है? 6 कणों से मिलकर बनती है। तो निविड़ संकुलित संरचना में 6 पड़ोसी कणों द्वारा, यानी 6 अगल बगल के कणों द्वारा जो रिक्ति बनती है उसे कहते हैं अष्टफलकी रिक्ति, और 4 पड़ोसी कणों द्वारा जो रिक्ति बनती है उसे कहते हैं चतुष्फलकी रिक्ति। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दो प्रकार की रिक्तियां होती है। रिक्तियों के बारे में और विस्तार से जानते हैं तो अगर हम बात करते हैं रिक्तियों की त्रिज्या की, कि रिक्ति की त्रिज्या क्या होती है, तो अगर जो कण की त्रिज्या है, कण की त्रिज्या अगर वो r मान लिया जाए, यानी जिस कण से बन रहा है उस कण की त्रिज्या r मान लिया जाए, तो जो चतुष्फलकी रिक्ति होती है इसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है 0.225 r के बराबर, 0.225 r के बराबर होगी। वही अगर अष्टफलकी रिक्ति की बात करें तो अगर इसकी कण की त्रिज्या r है तो इसकी जो त्रिज्या होने वाली है वो होने वाली है 0.414 r के बराबर। तो ये होती है चतुष्फलकी रिक्ति की त्रिज्या और ये होती है अष्टफलकी रिक्ति की त्रिज्या। इसके बाद बात कर लेते हैं संख्या की कि आखिर इसमें कितनी चतुष्फलकी रिक्तियां बनती है। तो यदि आप सिंपल ये देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, यदि जो कणों की संख्या है, यदि कणों की संख्या n मान ले, कैपिटल N की कणों की संख्या n है, तो जो चतुष्फलकी रिक्ति होती है इसकी जो संख्या होती है वो होती है 2n, यानी कणों की जस्ट दोगुनी चतुष्फलकी रिक्तियां होती है। और जो अष्टफलकी रिक्ति होती है इसकी संख्या होती है n, यानी जितने कण उतने बनेंगे अष्टफलकी रिक्तियां। और अगर आपसे पूछा जाए कुल रिक्ति, तो कुल रिक्ति जो होती है आपका 2n ये और ये n आपका हो गया 3n, तो इतनी होती है कुल रिक्ति। तो ये आपने रिक्तियों को भी पढ़ लिया और इनकी विशेषताएं और इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि रिक्तियों से कैसे यौगिक रिक्ति और जो ये संकुलित संरचना है इससे कैसे यौगिक के सूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए इससे सूत्र का निर्माण हम लोग इस तरह करते हैं कि बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक कण तो उस यौगिक की जो है वो यौगिक की जो ठोस की होती है उसकी संरचना बनाता है, यानी घटक कणों का काम करता है, और उसमें जो दूसरा कण होता है वो जाके रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाता है। तो हम लोग इसी आधार पर कि कितने कण जो है कि वहां पर जो है घटक कण है, यानी कौन कण घटक कण के रूप में है और कौन कण रिक्ति के अंतर्गत है, उनकी संख्या के आधार पर ही उनके सूत्र निकाल लेते हैं। अब इस पर हम लोग जब प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम कुछ प्रश्न कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए एनसीईआरटी के ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप जानते हैं कि बीच बीच के प्रश्न होते हैं अध्याय के बीच में, वही कुछ प्रश्न हम करा दे रहे हैं तो आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा।
चलिए पहला प्रश्न है 1.14 जो है एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, अभी कुछ देर पहले आप पढ़े थे कि जब हम लोग द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन करेंगे तो वर्ग निविड़ संकुलन में आप लोग देखे होंगे कि ये जो होता है कण होता है और इसके ठीक नीचे जो है अगला कण होता है और इसके ठीक नीचे अगला कण होता है, और पूछा गया इसमें उपसंयोजन संख्या क्या होती है। तो देखिए ये कण है, संपर्क में देखेंगे एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, यहाँ देखिए वर्ग बनता है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या क्या है 4, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये आप पहले ही जान चुके हैं, वहां से अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1.15 जो है एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमको रिक्तियों के बारे में पूछा गया है, ये 1.15 क्वेश्चन यहाँ बोल दिया है कि जो कणों की संख्या है, कणों की संख्या जो है वो 0.5 मोल है। अब आप जानते हैं कि कणों की संख्या 0.5 मोल है, यानी मान लें कि कणों की संख्या n है और n बराबर 0.5 मोल है। हमने मान लिया कि n बराबर 0.5 मोल है, n मतलब हो गया कणों की संख्या। तो आप जानते हैं कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, रिक्ति की संख्या वो होती है इस n का दोगुना, यानी होती है 2n, और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या वो होती है कणों की संख्या यानी n के बराबर। तो जाहिर सी बात है अगर हम निकालेंगे कुल रिक्ति की संख्या तो वो 2n और ये कितना आ जाएगा 3n। अब बस हम n का मान रखेंगे, अगर यहाँ n का मान रखेंगे तो ये 2 गुणे 0.5 बराबर हो जाएगा 1 मोल। अगर यहाँ हम n का मान रखेंगे तो n के बराबर यानी ये 0.5 मोल हो जाएगा, और यहाँ n का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 3 बराबर 1.5 मोल। तो ये हो गया मोल, ये मोल के रूप में आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इनकी संख्या बता सकते हैं। हमको पता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर बात किया जाए इसका 1 मोल आंसर आया है तो इसका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसका आधा आया है तो इसका आधा हम लोग कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो ये जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, और ये देखिए 1.5 गुना है तो इसमें हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 6, और इतना जोड़ेंगे ये आपका तो 6 और ये हो जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया इसका आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है एक यौगिक 2 तत्वों यम और यन से बना है, तत्व यन CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, यौगिक का सूत्र बताइए। तो सिंपल बोला गया है कि एक यौगिक है 2 तत्व यम और यन से बना है, यन जो है वो CCP संरचना बनाता है। अब देखिए यन बनाता है CCP संरचना, यानी यन जो है वो संरचना बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो यन है वहां मान लेते हैं यन के कणों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं स्मॉल n, कि यन इतने मात्रा में। अब जब यन इतने मात्रा में और यही संरचना बनाता है CCP, तो यहां से हम लोग निकालेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालेंगे तो आप जानते हैं अगर कणों की संख्या CCP संरचना में n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां उसकी जस्ट डबल यानी कितनी होंगी 2n। लेकिन बोला है कि यम जो है वो कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों में नहीं है, बल्कि इन चतुष्फलकीय रिक्तियों के केवल 1/3 भाग में भरे हैं। तो यानी अगर हम निकालेंगे यम की संख्या, तो यम की संख्या वो 2n न होकर 2n का केवल 1/3 भाग ही होगा, यानी हो जाएगा 2n अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमको सब मालूम चल गया कि यहाँ यम रेशियो जो n है वो आपका 2n/3 रेशियो क्या है आपका n है। देखिए ये इतना है और ये है इतना। अब इसको काट देंगे और यहाँ ले जाएंगे तो आप देखेंगे ये 2 रेशियो हो जाएगा 3, दोनों में 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 रेशियो 3 हो जाएगा। अब जब यौगिक में आपका मिल गया कि ये 2 रेशियो t के संबंध में, तो सूत्र बनेगा यम होगा 2 और यन होगा 3, जो बताता है कि यौगिक के अंदर यम 2 होगा तो यन उससे 3 जुड़ा होगा। देखिए कितना आसानी से इसका सूत्र निकल आया। तो इस तरह आपने देख लिया ये भी प्रश्न।
1.16 भी। तो इस तरह आपने यहाँ पर जो इस पर आधारित प्रश्न थे वे सभी आपने प्रश्न देख लिया है। जो रिक्तियों पर और संकुलित संरचना पर आधारित थे वे प्रश्न देख लिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी के जितने भी पॉइंट हैं वो हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो यानी कि ठोस अवस्था के पार्ट 4 में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप पे कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।